ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए साथियों, आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस बिंदु पर चर्चा चल रही थी। इस पुस्तक का अगला अध्याय है अद्भुत मनुष्य शरीर और अद्भुत उसकी रचना। इसके अंतर्गत भगवान लिखते हैं, ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती जो अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देता हो, उन्हें किसी कार्य को संपन्न करने का तौर तरीका बताता हो अथवा किन्हीं क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करता हो। वस्तुतः ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। उसके अस्तित्व को व्यक्ति के रूप में प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। उसके अस्तित्व का दर्शन, सत्ता का अनुभव एक नियम व्यवस्था के रूप में ही किया जा सकता है, जिसके अनुसार ये सारा जगत चल रहा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर उतरते हुए उस नियम व्यवस्था को जीवंत और ज्वलंत रूप में देखा जा सकता है। स्थूल की व्यवस्था और क्रमबद्धता को भी गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करते हुए जाना समझा जा सकता है। किसी भी पदार्थ व गहरी दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर सहज ही उसके सौंदर्य व वैभव को जाना समझा जा सकता है। दूर जाने की जरूरत नहीं। सबसे समीपवर्ती पदार्थ अपने शरीर पर ही दृष्टि डालें और उसकी परत चमड़ी को निहारें तो स्थूल और सूक्ष्म के अंतर को समझ सकना संभव हो सकता है। चमड़ी ऊपर से देखने में एक भूरे रंग की प्लास्टिक की थैली जैसी लगती है, जिसके भीतर सड़ा गला कूड़ा कबाड़ा मात्र भरा हुआ है। किंतु उसी को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इसमें झिल्ली की पतली परत में कितने बड़े कल कारखाने जैसी हलचलें हो रही हैं। हमारी त्वचा के 3 हिस्से हैं, ऊपरी चमड़ी, भीतरी चमड़ी, हड्डी के ऊपर के उतक। उतकों वाली परत में रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और वसा के कण होते हैं। 1 वर्ग इंच त्वचा में लगभग 72 फुट लंबाई वाला तंत्रिका जाल बिछा रहता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में कितना तंत्रिका जाल? 72 फुट लंबाई का। वाह! और इतने ही स्थान की रक्त वाहिनी नलिकाएं 12 फुट से अधिक ही लंबी होती हैं। ये रक्त वाहिनियां शीत ताप नियंत्रक होती हैं। ठंड में सिकुड़ जाती हैं और गर्मी में फैल जाती हैं। सर्दी में सिकुड़ने से कम ताप खर्च होता है और शरीर का ताप सामान्य बना रहता है। गर्मी में फैलने पर ताप के अधिक व्यय से यही संतुलन बना रहता है। वाहिनियों, तंत्रिकाओं और वसाओं के कणों के ही कारण चमड़ी हड्डियों से चिपकी रहती है। आयु वृद्धि के साथ साथ जब वसा कण सूखने लगते हैं तो चमड़ी झुर्रीदार होती जाती है। भीतरी चमड़ी में तंत्रिकाओं, रक्त वाहिनियों के साथ ही पसीने की ग्रंथियां, स्निग्धता की ग्रंथियां और रोमकूप होते हैं। तंत्रिकाएं त्वचा स्पर्श से उठी अनुभूति तरंगे टेलीफोन के तार की तरह मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्कीय निर्देश संदेश विभिन्न अवयवों तक ले जाती हैं। लगभग 2 लाख स्वेद ग्रंथियां शरीर के हानिकारक पदार्थों को पसीने के रूप में निकालती रहती हैं। पसीना निरंतर रिसता रहता है, भले ही वह दिखता बूंदों के रूप में बाहर जाने पर ही है। पसीने के रूप में सतत रिसती गंदगी की परत चमड़ी पर जमने लगती है। स्नान द्वारा उसकी सफाई जरूरी है। सफाई न होने पर स्वेद बहाने वाले छेद बंद हो जाते हैं और यही दाद, खाज, जुएं आदि विकारों का कारण बनता है। चमड़ी के नीचे ही मांसपेशियां सुदृढ़ व संतुलित रहती हैं तो स्वास्थ्य और सौंदर्य झलकता है। फैली, सूखी, बेडौल हुई तो शरीर कुरूप हो जाता है। अनावश्यक आराम अथवा अत्यधिक श्रम दोनों ही मांसपेशियों को अशक्त और बेडौल बनाता है। शरीर सभी अवयवों को
समुचित श्रम का अवसर मिलने से वे सुडौल रहती हैं। श्रम संतुलन ही व्यायाम है। मांसपेशियों की बनावट और भार के आधार पर ही व्यक्ति पतला या मोटा दिखता है। मांसपेशी बारीक तंतुओं से मिलकर बनती हैं। ये बारीक तंतु अपने से 1,00,000 गुना भार उठाने में समर्थ होते हैं। मांसपेशियों में 3/4 पानी और 1/4 प्रोटीन होता है। मांसपेशियां सीधे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। कुछ मांसपेशियों की गतिविधियां हमें अनायास ही चल रही दिखती हैं, स्वयं संचालित सी, जैसे फेफड़ों का सिकुड़ना फैलना, हृदय का धड़कना, रक्त का दौड़ना, पलकों का झपकना, भोजन का पचना और मल का बाहर निकलना आदि। ये क्रियाएं अनायास नहीं होती, बल्कि हमारे अचेतन मन के अधीन होती हैं। शेष मांसपेशियां सचेतन मन के द्वारा नियंत्रित निर्देशित दिखती हैं। मांसपेशियों को प्रशिक्षित अनुशासित किया जा सकता है। नृत्य, सर्कस आदि में यह प्रशिक्षण व अभ्यास ही काम आता है। उछलना, कूदना, मुड़ना आदि हरकत मांसपेशियों की लोच के कारण ही संभव होता है। इन्हीं लोचदार मांसपेशियों के कारण चोट लगने पर भी हमारी हड्डियां प्रायः बच जाती हैं, वरना वे चाहे जब टूट जाएं। पुरुषों की पेशियां स्त्रियों से अधिक कड़ी व दृढ़ होती हैं। शरीर में हाथों की पेशियां अधिक सशक्त होती हैं। ये तो चमड़ी और उसके साथ चिपके हुए पेशी संस्थान की बात हुई। इससे नीचे के अवयव कितनी विचित्र हलचलों में अहर्निश लगे रहते हैं। गुर्दे और जिगर के 2 अवयवों पर शरीर शास्त्रानुमोदित आरंभिक ज्ञान स्तर की दृष्टि डालकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवयवों में सबसे छोटे पुर्जे हैं 2 गुर्दे। वे रीढ़ की हड्डी से सटे भूरे कत्थई आकार के मुट्ठी के बराबर देखने में ऐसे लगते हैं मानो सेम के बड़े बीज हों। वजन 150 ग्राम। मुख्य काम मूत्र निर्माण अर्थात रक्त का अनावश्यक एवं गंदगी भरा जल छांट छांट कर अलग करना और बाहर निकालना। बाईं ओर का गुर्दा थोड़ा ऊपर होता है और दाईं ओर का थोड़ा नीचे, ताकि सामान्य क्रियाकलाप में कोई कठिनाई न हो। प्रत्येक गुर्दा 4 इंच के करीब लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 2 इंच मोटा होता है। रक्त में घुले रहने वाले नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि की मात्रा में न बढ़े, क्योंकि इनके बढ़ने का शरीर पर गलत असर पड़ेगा। इसके लिए गुर्दे सदा सतर्क रहते हैं। ये रक्त में क्षारीय अम्लीय अंश को भी संतुलित रखते हैं। 1 घंटे में दोनों गुर्दे इतना रक्त छानते हैं कि वजन लेने पर उसका भार शरीर से 2 गुना निकले। इस तरह गुर्दे छलनी का काम करते हैं। छाने हुए रक्त का उपयोग अंश गुर्दों की नलिकाएं रोक लेती हैं। इन नलिकाओं की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। यदि इन्हें लंबाई में एक कतार में फैलाया जाए तो ये 10 किलोमीटर लंबी निकलेंगी। नलिकाएं रक्त से छाने हुए विटामिन, शर्करा, हार्मोन और अमीनो अम्ल को तो रक्त को वापस दे देती हैं और नमक तथा अन्य विजातीय द्रव्यों को गुर्दे शरीर के बाहर कर देते हैं। अनावश्यक नमक यदि शरीर में ही रुक जाए तो सूजन शुरू हो जाए। प्रतिदिन 2 लीटर मूत्र बनाकर गुर्दे नमक, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, क्रिएटाइनिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन आदि की अनावश्यक मात्रा शरीर के बाहर धकेलते रहते हैं। मूत्र सामान्यतः हल्का पीला होता है। दोनों गुर्दों में परस्पर सहयोग का क्या कहना। एक खराब हो जाए तो दूसरा उसका भार स्वयं संभाल कर पूरी तरह दायित्व का निर्वाह करता है। इसी तरह एक अन्य छोटा पुर्जा है जिगर। स्त्रियों का जिगर पुरुषों से थोड़ा हल्का होता है। पुरुषों का जिगर सामान्यतः 1.25 से 1.5 किलोग्राम होता है। जिगर दाहिनी पसलियों के नीचे तनपुट में सटा रहता है और शरीर का 1/4 रक्त इसमें ही भरा होने से भूरे लाल रंग का दिखता है तथा टटोलने में कठोर लगता है। इस जिगर की कोशिकाएं विलक्षण हैं। एक बार नष्ट होने पर वे दोबारा बन जाती हैं। इसी से जिगर का 3/4 हिस्सा नष्ट भी हो जाए तो शेष 1/4 से काम चल सकता है। कुपोषण के कारण
जिगर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता और पाचन संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। संतुलित आहार द्वारा इन्हें पर्याप्त प्रोटीन मिले तो ये स्वस्थ रहते हैं, प्रोटीन की कमी से कमज़ोर हो जाते हैं। गुर्दे और जिगर की सामान्य हलचलें भी यूँ कम आश्चर्यजनक नहीं है, पर जब उनके सहयोग से चलने वाले शरीर संतुलन की बात सोचते हैं तो प्रतीत होता है कि उनका जीवन धारण में कितना अधिक महत्व है। समझने को तो हृदय और मस्तिष्क को जीवन का आधार कहा जाता है, किंतु उसकी सत्यता को चुनौती दिए बिना ये कहा जा सकता है कि उपर्युक्त दो पुर्जों में तनिक भी खराबी आ जाए तो दुर्बलता, रुग्णता तथा मरण की परिस्थितियां आ धमकने में तनिक भी देर न लगेंगी। दोनों समूचे शरीर के आधारभूत रक्त संस्थानों को स्वस्थ, स्वच्छ और सशक्त रखने की आधारभूत भूमिका निभाते हैं, पर सामान्यतया उनका क्रियाकलाप कोई अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। बाल जैसी निर्जीव तथा जीवन में सैकड़ों बार काटकर फेंक दी जाने वाली वस्तु भी अपने आप में विशिष्ट और अनुपम है। रोमकूपों से बाल निकलते हैं। ये रोमकूप खोपड़ी की ऊपरी चमड़ी के भीतर लगभग 1/3 इंच धंसे होते हैं। वहीं से बाल अपना पोषण करते हैं। सामान्यतः मनुष्य के सिर में 1,20,000 बाल होते हैं। ये महीने में 3/4 इंच बढ़ते हैं, पर क्रमशः इनकी वृद्धि दर घटती ही जाती है। लगातार 2 वर्ष में बढ़ने के बाद सामान्यतः बालों का बढ़ना रुक जाता है। 1.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक एक बाल की उम्र होती है। उम्र पूरी होने के बाद वह जड़ से टूट जाता है और उसकी जगह नया बाल निकल आता है। बाल सदा तिरछे निकलते हैं, पर कड़ाके की ठंड में या डर के मारे अथवा रोमांच होने पर बाल खड़े हो जाते हैं। बालों की जड़ों में छेदों द्वारा चिकनाई पहुंचती है। रोमकूपों से जितना स्निग्धता निकलेगी, बाल उतने ही कोमल और चिकने होंगे। पेट या दांत खराब होने पर यह स्निग्धता नहीं निकल पाती और बाल उम्र के पहले सफ़ेद होने लगते हैं। वृद्धावस्था में रोमकूप शुष्क होने लगते हैं, तब बालों की श्यामलता सफ़ेदी में बदलने लगती है। बालों का मूल्यांकन यूँ शोभा, श्रृंगार के निमित्त ही किया जाता है और उनकी साज संभार में इसी तथ्य को प्रश्रय दिया जाता है कि चेहरे की सुंदरता पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। स्थूल दृष्टि से नीचे उतरकर उनके साथ जुड़े हुए वसा एवं प्रोटीन प्रक्रिया की परिस्थिति को समझा जा सके तो वे मोटरों की तरह मशीन की भीतरी स्थिति का परिचय देते पाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उनके सहारे मस्तिष्कीय स्तर तथा भावनाओं के उभार का भी पता चल सकता है। पंचकेश रखने तथा उनका मुंडन करा डालने की आध्यात्मिक परंपराओं के पीछे मनः संस्थान को अमुक दिशा में मोड़ने मरोड़ने के लिए सारगर्भित प्रयत्न किया जाता है। बात चमड़ी, मांसपेशी, गुर्दे, जिगर या बालों की विवेचना करने की नहीं, वरन यह बताने की है कि मोटी दृष्टि से इनका कोई महत्व प्रतीत नहीं होता, पर उनकी कार्य क्षमता और उपयोगिता कितनी अधिक है ये समझना तब संभव होता है जब उनसे विकृत हो जाने पर उत्पन्न होने वाले विग्रहों की विभीषिका सामने आती है। अवयवों की विवेचना तो बड़ी बात है, उनकी सबसे छोटी इकाई जीवाणु का यदि पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होगा कि जिस प्रकार जड़ ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व छोटा सा परमाणु करता है, ठीक इसी प्रकार चेतन जगत की समस्त हलचलें जीवाणु के भीतर मौजूद हैं। परमात्मा की प्रतीक प्रतिमा जीवात्मा है। समूचा मनुष्य अपने वंशजों की असंख्य परंपराओं को समेटे हुए छोटे से शुक्राणु में बैठा रहता है। शुक्राणु भी बड़ी बात हुई। उसके भीतर पाए जाने वाले अति सूक्ष्म गुण सूत्रों की स्थिति और भी अधिक चकित करने वाली है। उसमें व्यक्तित्व की असंख्य धाराओं का, स्तरों का ऐसा संगम है कि लगता है स्थूल जीव वृक्ष के मूल में इस बीज सत्ता का ही प्रभाव और कर्तृत्व परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार से साथियों, आपने देखा शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अवयवों के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने और उनकी कार्य क्षमता के बारे में बताया।
परमात्मा के अस्तित्व का बोध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम अपने सबसे समीप यह शरीर का विवेचन और शरीर के अंग प्रत्यंगों का विवेचन, आगे चलकर के मनुष्य और जीवन क्या है, इस विषय के माध्यम से इन बातों में और गहराई और स्पष्टता के साथ हम लोग जानेंगे। पर क्लिष्ट विषय के कारण बहुत अधिक एक ही दिन पढ़ लेने से सारी बातें भूल सी जाएंगी, इसलिए आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। 15 से 17 मिनट का ये स्वाध्याय आपके लिए इतना पर्याप्त होगा। शेष अगला जो बिंदु है, मनुष्य और जीवन क्या है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा है उस पर अवश्य एक बार चिंतन करें और शरीर के इन अंग अवयवों की गंभीरता और इनकी कार्यक्षमता पर विचार करें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सब तक स्वाध्याय की ये जानकारी पहुंचती रहे। अगले अध्याय के साथ कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय
आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।